जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इस डेली करंट अफेयर्स पे आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। आज हम पढ़ेंगे 1 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हाँ, और आपसे एक और निवेदन है कि शाम के जो जीके जीएस की क्लासेस चल रही है, एप्टीट्यूड की जो क्लासेस चल रही है उसमें भी कंसिस्टेंट रहिए, क्योंकि एग्जाम अभी आगे आने में जो है देखा जा रहा है कि व्यापम ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपनी कंसिस्टेंसी ज़रूर बनाए रखें और याद रखिएगा कि सफलता या परीक्षा अगर आप निकाल पाएंगे तो अपनी पढ़ाई के बलबूते में निकाल पाएंगे और पढ़ाई जो है वो आप कंसिस्टेंट करेंगे तभी आपको सारी चीज़ें याद रहेगी। तो इसीलिए अपने पढ़ाई के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर बिल्कुल कंसिस्टेंट रहिए पढ़ाई में। ठीक है मेरे प्रिय साथियों, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की जो पॉजिटिविटी है, लेखक कह रहा है सपनों को साकार करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। अपने आप में इतना विश्वास होना चाहिए, अगर आप किसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लाइक आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, तो आपको इतना अपने ऊपर मनोबल होना चाहिए, इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं निकाल लूँगा एग्ज़ाम, मतलब निकाल लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए। तो वही व्यक्ति मेरे प्रिय साथियों सफल होता है। याद रखिएगा, हमेशा मैं बोलता हूँ, अपने आप को बोला करिए कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट एंड आई एम द बेस्ट। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, बच्चों ने इसका जवाब नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है वो तो नहीं मालूम। LPSC मतलब कि लिक्विड क्या है आपका प्रपल्सन सिस्टम सेंटर, इसके जो है डायरेक्टर कौन बने हैं, तो वो बने हैं M मोहन जी। कौन बने हैं? M मोहन जी बने हैं। तो इसका आंसर आपको देना चाहिए था। लास्ट में हमेशा आंसर पूछा जाता है, हमेशा जो है बच्चे जवाब देते हैं। आज क्यों नहीं दिए ये नहीं पता है। हो सकता है CGPSC प्रीलिम्स है 9 फरवरी को, तो उस वजह से जो है बच्चे जो है अपनी पढ़ाई की कंसिस्टेंसी बनाए हुए हैं। महज 1 हफ्ता बचा हुआ है एग्ज़ाम को, अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखो बच्चों। और जो है ऑल द बेस्ट आसमा सिविल एकेडमी की तरफ से। और जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएँ तो अपने माता पिता का चरण स्पर्श करें और जो है उनसे दुआ लें, उनसे आशीर्वाद लें, फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम देने जाएं। अगर आप बाहर रहते हैं तो अपने माता पिता को फ़ोन लगा के ज़रूर जाइएगा, उनसे आशीर्वाद लेकर ज़रूर जाइएगा। ठीक है, चलिए। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आज के दिन मनाया जाता है 1 फरवरी। 1 फरवरी को मनाया जाता है तटरक्षक दिवस। 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई थी। आधिकारिक तौर पर 18 अगस्त 1978 के प्रावधानों से, लेकिन स्थापना 1 फरवरी 1977 में हुई थी। भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करना, खोज और बचाव करना, आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा करना, चौथा बड़ा दुनिया का क्या है ये तटरक्षक बल है। ठीक है, इसका जो आपका आदर्श वाक्य है वो है वयम रक्षामः, मतलब यानी हम रक्षा करते हैं। तटरक्षक बल की प्रतिबद्धता को सम्मानित करना हम इस दिन का उद्देश्य होता है। तटरक्षक बल के कर्मचारियों को समर्पण और वीरता में याद किया जाता है। तटरक्षक बल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है आज के दिन। तो आज याद रखिएगा 1 फरवरी को राष्ट्रीय तटरक्षक या भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलो। निम्नलिखित में से कौन जो है MS धोनी को पीछे छोड़कर सबसे अधिक रन बनाने वाले विकेट कीपर बन गए हैं? ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा सेंटेंस में बदतमीजी नज़र आ रही है, क्षमा चाहूँगा इसके लिए, कि अधिक रन बनाने वाला नहीं होगा, बनाने वाले विकेट कीपर बन गए हैं। ठीक है, बन गया है नहीं। ठीक है, चलो। तो कौन है? तो दिनेश कार्तिक जी हैं। याद रखिएगा, दिनेश कार्तिक जी हाल ही में 21 रन की पारी खेले इन्होंने T20 मैच में, और ये सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेट विकेट कीपर हो गए T20 में। ठीक है, अगर हम T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की बात करें या विकेट कीपर बल्लेबाज की बात करें तो पहले नंबर में है दिनेश कार्तिक 7,451 रन, MS धोनी 7,432 रन, संजू सैमसन 7,327 रन बना चुके हैं अभी तक के 280 पारियों में। और महज अभी जो मैच चल रहे हैं उसमें ये आगे भी जा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने
सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश या एडॉक न्यायाधीश या एडॉक जो आपका जज है उसके रूप में नियुक्त करने की अनुमति दी है। तो आर्टिकल 224A बोलता है कि आप जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय में जो है आपका एडॉक मतलब जज बना सकते हैं। इनकी संख्या 2 से 5 होगी और जिस प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सुविधा मिलती है वैसी सुविधा इनको मिलेगी। लेकिन ये परमानेंट जो है आपके न्यायाधीश या जो है वर्तमान में न्यायाधीश का स्थान नहीं होगा इसका। इसमें कैसे पढ़ेंगे इसको आकर एक बार रीड कर लेते हैं। किसी राज्य के लिए उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी ऐसे व्यक्ति से जो उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो उस राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को जब वह उच्च न्यायालय में कार्य करेगा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भत्ते होंगे, उसके पास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के समान अधिकार, शक्तियां, विशेषाधिकार होंगे, लेकिन उसे अन्यथा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। तो आर्टिकल 224 जो है एडहॉक जज की नियुक्ति से संबंधित जो आपका आर्टिकल है, ये ऐसे प्रश्न सीधा सीधा एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये जो है हाल फिलहाल में जो है आपका क्या रहा है, टॉप मोस्ट करंट अफेयर में रहा है। तो आपको ये याद रखना है। और ये एडहॉक न्यायाधीश जो है इसकी संख्या 2 से 5 के आसपास हो सकती है ना, 2 से 5 के बीच में हो सकती है ना, उच्च न्यायालय की आवश्यकता के अनुसार तो इन्हें नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये नियम अगर आपको कूट पे आधारित प्रश्न पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, अगर नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रॉपर इसमें जो है जितना नियमावली है, जैसे कि पहले वो अपील करेगा इन द सेंस पहले वो रिक्वेस्ट करेगा, फिर उसके आधार पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी, फिर उसके बाद उसको पद में बैठाला जाएगा, लेकिन उसे न्यायाधीश नहीं माना जाएगा, एडहॉक न्यायाधीश माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद लचीलापन और संतुलित बनाए रखने में सहयोग है। मतलब मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि जो रिटायर हो गए हैं उन जजों को जो है साथ में रखना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ। इससे उनकी वरिष्ठता, मतलब कि उनका जितना एक्सपीरियंस रहेगा उसको वो क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और किसी भी निर्णय को लेने में या किसी भी फैसले को सुनाने में जो है सलाह मशवरा कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कुछ गलती कर रहे हैं तो उन गलतियों से मतलब इनके द्वारा जो है गलतियों को बताया जाएगा कि यहाँ पर जो है गलती हो रही है तो उन गलतियों को सुधारा जाए। और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो भैया वो सारी चीज़ें देख कर आए हैं तो उससे जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी। मतलब जितने भी न्यायपालिका की जो प्रक्रिया है वो उसमें क्या हो जाएगा, लचीलापन आएगा और जो है आपका पारदर्शिता रहेगी और साथ ही साथ जो है एक दूसरे को सहयोगात्मक रूप से या एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस मतलब यूपीआई आईडी के लिए निम्नलिखित में से किस विशेष वर्ण के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखो, संख्या का उपयोग हो सकता है, अक्षरों का उपयोग हो सकता है, लेकिन ये दिखाई दे रहा है @ हो गया, हैज हो गया, डॉलर हो गया, परसेंट हो गया, ऐसे जो साइंस हैं उसको आप उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, किसमें, तो यूपीआई में। तो इन्होंने कहा है कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब एनपीसीआई ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन के लिए नए अनुपालन उपायों में घोषणा की है जो 1 फरवरी 2025 से लागू हो जाएगी। आप न्यूमेरिक रख सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक रख सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं उसको आप नहीं रख सकते। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम 2008 से चालू हुआ है, मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय है। ठीक है, सीईओ इसके हैं पीए होता, दिलीप आसबे इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर, चलो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में रहा। हाल ही में अबू धाबी में आयोजित हुआ है प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन। ठीक है, इसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी इसके मुख्य अतिथि थे। तो अबू धाबी जो कि संयुक्त राज्य अमीरात की राजधानी है, तो संयुक्त राज्य अमीरात और भारत के साझेदारी से इस बैठक को मतलब किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि एक दूसरे देश को आर्थिक और राजनीतिक सपोर्ट देना और सामाजिक सपोर्ट देना। तो विदेश मंत्री जी इसमें क्या थे, तो इसमें रहे हैं आपका मुख्य अतिथि। ठीक है, चलो, अबू धाबी मैंने बताया कहाँ की राजधानी है, तो संयुक्त राज्य अमीरात की, है ना।
यह अबू धाबी, शारजा, दुबई, अजमान, अल कवैया ऐसे करके आसपास संघ क्षेत्र में एक संघ है, पूरा मतलब यूनियन है एक प्रकार से। और 1971 में इसकी स्थापना हुई है। मुद्रा यहाँ दिरहम चलता है। ठीक है, चलो अगला है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भांग की खेती के लिए पायलट परियोजना चालू की है? देखो भैया, भांग का खेती हो रहा है, कहाँ हो रहा है? तो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भांग का जो है आपका सिर्फ और सिर्फ नशीला पदार्थ के लिए उपयोग किया जाता है। भांग का औषधि निर्माण, जितने भी हमारे जो दवाई है, ड्रग हैं, उन सभी के निर्माण के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर हम बात करें तो इसे $1 ट्रिलियन की फसल भी कहा जाता है। तो इसकी जो आपकी मान्यता प्रदान कर दी है हिमाचल प्रदेश सरकार ने, और भांग की खेती पे जो है वो क्या देगा, आपका बल देगा। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे निर्यातक देश हैं जो कि मतलब भांग की जो क्वालिटी भारत में होती है उसको प्राप्त करने के लिए काफ़ी जो है एडवांस में चल रहे हैं। मतलब एडवांस में चल रहे हैं इन द सेंस कि जितने भी ड्रग होता है, ड्रग निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण औषधि है ये, है ना, जिसमें आपका कैंसर जो है इससे दूर होता है। बहुत सारे जो है एनेस्थीसिया का काम करता है। बहुत सारे आपके क्या बोलते हैं बीमारी के लिए इसे नॉर्मली जो है कंज्यूम किया मतलब इंटेक्ट किया जाता है। तो ये ड्रग के लिए जो है आपका कार्यकारी है। ठीक है, अगर भांग की बात करें तो कैनाबिस सैटिवा इसकी जो है वैज्ञानिक नाम है। प्लांट के अंतर्गत आता है। कुल फैमिली कैनाबेसी वंश, कैनाबिस वंश का है ना। और सबसे महत्वपूर्ण है कि चिकित्सीय उपयोग जो है कैंसर के लिए, एड्स रोगियों के लिए, ठीक है, मतली, उल्टी और बहुत सारे जितनी भी बीमारी हैं उससे ये दूर रहता है। तो इस प्रकार से आपको भांग दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो भांग ऐसे रॉ दिखाई दे रहा है ये नशे के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन आपको ये पौधा देखना है। ठीक, मैंने रख दिया है भाई। और सही बात बताऊं तो आसपास जितने भी गांजा होता है ना जो बनाते हैं पीते हैं, तो वो आसपास देखोगे जहाँ पर उन लोग की बैठक होती है या कहीं पर, मैंने जो है देखा तो नहीं है, ऐसा सुना है। ठीक है, तो वहाँ पर भी ये पौधा उग जाता है ना, लेकिन ये इल्लीगल है। गांजा पीने वाले लोग को सीधा समझाओ, बिल्कुल नशा पत्ती नशा नाश का कारण है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने के महिला एवं बाल विकास विभाग ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? साल भर में जो है आपका 5 साल में 50,000 रुपये देंगे, मतलब 10,000 रुपये प्रति साल में जो है, हर साल जो है 10,000 रुपये दिया जाएगा इन लोगों को। और क्या करना है तो मुख्य रूप से महिलाओं को सशक्तिकरण, महिलाओं का जो है आपका उद्यमिता का विकास, महिलाओं को स्व सहायता समूह के माध्यम से उनको आगे बढ़ाना, उनकी जो छोटे छोटे कुटीर लघु उद्योग हैं उनमें जो है इजाफा करना मुख्य उद्देश्य है भारत सरकार का। भारत सरकार के साथ साथ सभी राज्यों में ये जो है होते जा रहा है। जैसे कि उड़ीसा सरकार में हाल ही में चुनाव हुआ था, तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो मतलब मोटो भी था, जो इन्होंने वादा भी किया था कि महिलाओं को हम पैसा देंगे इस प्रकार से, तो ये उन्होंने काम चालू कर दिया है सुभद्रा योजना के तहत, जिसमें 50,000 रुपये 5 वर्षों तक के लिए दिया जाएगा, है ना। और कुछ विशेष कार्यों के लिए 100 महिलाओं को 500 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। ठीक है, चलो अगला है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन में शुभारंभ की मंजूरी दी है? किसकी मतलब आपका मंजूरी में दिया है, मतलब किसकी उपस्थिति में दिया है? तो किसकी मंजूरी में दिया है? तो प्रधानमंत्री आदरणीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में इस मिशन को शुभारंभ किया है। इसको देख लेते हैं डिटेलिंग में इत्मीनान से, इम्पोर्टेंट है। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन की का शुरुआत किया है। यह मिशन आत्मनिर्भर भारत की एक पहल है, जिसमें 7 वर्षों में 34,300 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया। ठीक, जुलाई 2024 से 2025 केंद्रीय बजट में क्रिटिकल मिनरल मिशन की स्थापना की घोषणा की गई थी। महत्वपूर्ण खनिजों की खोज करना, खनन करना और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह मिशन प्राप्त करने के लिए जो मुख्य बातें यह है कि जितने भी हमारे भारत देश में प्रमुख या इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं उसको वित्तीय बाजार में मतलब शामिल करना, और साथ ही साथ उससे राजस्व का विकास करना। ठीक है,
आगे बढ़ें। इन तत्वों को उपयोग आधुनिक तकनीकों और उद्योगों के लिए किया जाएगा। ठीक है, इनकी उपलब्धता सीमित होती है, कुछ ही देशों में पाए जाते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे मिनरल्स हैं, जैसे कोरंडम्स हैं और बहुत सारे, मतलब जैसे देखो यहाँ देख सकते हो आप, लिथियम है, कोबाल्ट है, ग्रेफाइट है ना, नियोडाइमियम है ना, ये क्या है, डिस्पोसियम है। मैं तो जीवन में इसको देखा नहीं हूँ। ठीक है, तो ऐसे प्रमुख मिनरल्स जो हैं उसके खनन, उत्खनन और उसकी उपयोगिता के लिए ये बनाया गया है। क्या बनाया गया है? तो आपका नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है ना, NCMM को स्थापित किया गया है। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो अगला प्रश्न जो है रिवीजन के लिए है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग दिवस 31 जनवरी को। उत्तर प्रदेश की झांकी को 2025 के गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड के देहरादून में 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। भारत आधिकारिक तौर पर यूरोड्रोन कार्यक्रम का पर्यवेक्षक देश बन गया है। नागालैंड में मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है, मतलब सब जगह यहाँ स्वास्थ्य सुविधा प्रोवाइड किया जाएगा। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये लगातार 7वीं बार पूर्वी यूरोपीय देश के बेलारूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, 2027 में हेमंत बिस्वा ने कहा है कि डिब्रूगढ़ को राज्य का राजधानी बनाने की घोषणा इन्होंने की है। ठीक है, बताओ असम की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? अगला है, निम्नलिखित में से किससे हाल ही में प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो मैं बता दूं, नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन में क्वेश्चन लगा हुआ है, तो आप लोगों को इसका आंसर देना है। ठीक है, तो हमारा सत्र यहीं कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।